नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अभी एक्सप्लेज में। क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जहां दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्यार करने की बजाय एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही अनोखे एनिमे की जहां हमारा हीरो जियांगान अपनी सबसे बड़ी दुश्मन से शादी कर लेता है। लेकिन रुकिए, ये कोई नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है। ये दोनों दरअसल एलियंस हैं जो एक दूसरे के डिवाइन ट्रेजर्स चुराना चाहते हैं ताकि अपनी दुनिया को तबाह होने से बचा सकें। क्या ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे या फिर इनके बीच मोहब्बत की शुरुआत होगी? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी एक्सप्लेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि कल्टीवेशन की दुनिया में कुछ अफवाहें फैल गई कि हॉन्गलैंड के हाथ एक बहुत ही स्पेशल ट्रेजर लग गया और तभी से हॉन्गलैंड काफी ज्यादा मशहूर हो गया। मगर वो कहा जाता है ना कि ब्लेसिंग हमेशा तबाही के हाथ में हर ताले एक साथ आ जाती है। तो हॉन्गलैंड के साथ भी वही हुआ। टाइशोन टावर की एक तलवार अंधेरे में छुपी है जो कि हॉन्गलैंड को मिटाने के लिए घाट लगाए बैठी हुई थी और अब हमें हॉन्ग फैमिली का कोर्टयार्ड दिखाया जाता है। आज यहाँ की यंग मास्टर की शादी होने वाली है मगर लोग अब इस हॉन्ग फैमिली को ज्यादा पसंद नहीं करते। उनके हिसाब से जब से हॉन्गलैंड के हाथ में वो सीक्रेट ट्रेजर लगा है तभी से ये लोग हद से ज्यादा याश बन गए। अब यहाँ पर हम अपने हीरो जियांग युआन को देख पाते हैं जो कि टाइशुन टावर का असासिन था। वेल यही वो तलवार है जो वार करने की फिराक में थी। उसे दुल्हन की डोली से उसके चिल्लाने की आवाजें आने लगी जो कह रही थी कि प्लीज मुझे रिहा करो, मैं इस बंदे के साथ शादी नहीं करना चाहती। मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। साथ ही युआन को इन बंदों की बातें सुनाई दे रही थी। वो कहते हैं कि टाइशुन टावर से कोई बंदा आने वाला है, हो सकता है कि वो हॉन्गलैंड का सफाया कर दे। अब ये इसी नहीं प्रकट होकर हमें हॉन्ग फैमिली का सीक्रेट टनल दिखाया गया। यंग मास्टर अपने बाप से पूछता है कि फादर आपने ही टाइशुन टावर के असासिन को हायर किया था, आप उसके हाथों मुझे मारना चाहती हो क्या? अगर ऐसा हुआ तो हमारी ब्लड लाइन यहीं पर खत्म हो जाएगी। जो सुनते साथ ही उसके बाप ने उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट रख दिया। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर ही सारा खेल रचा, तुम्हारी जगह किसी और को मारा जाएगा और हम दोनों ट्रेजर के साथ यहाँ से छूमंतर हो जाएंगे। फिर कोई भी ये ट्रेजर हमसे छीन नहीं सकता। सबको ये लगेगा कि हम उस असासिन के हाथों मारे गए। इधर यंग मास्टर की जगह पर किसी और ही बंदे को भेज दिया गया था। वो कहता है चलो जाने मन अपना मुखड़ा तो दिखाऊं। जिस पर दुल्हन कहने लगी कि मेरे बादशाह अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई, क्या प्लीज आप थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकते हो? और इतने में उस बंदे ने डोली में घुसकर घूंघट हटा दिया। मिली यहाँ पर कोई दुल्हन ना होकर एक पपेट को बिठा के रखा था और अब वो पपेट उसी रस्सी से जकड़ लेती है। लोगों को तो ये लग रहा था कि दूल्हा बड़ा ही बेसब्रा निकला, मगर बात तो कुछ और है। और इतने में जियांग युआन अपनी सोर्ड सीधे उस बंदे के आर पार घुसा चुका था। साथ ही वहाँ पर बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन कर दिया जिसे हॉन्गलैंड का मास्टर भी महसूस कर लेता है। वो अपने बेटे से कहने लगा कि देखो हमारा काम पूरा हो गया, तुम्हारी बदले किसी और को ही मार दिया गया है, अब हम आजाद हो गए। जो देख उसका बेटा खुश होते हुए कहने लगा कि फादर अब सभी को यही लगेगा कि मरने वाला मैं था और हम आसानी से यहाँ से भाग निकलेंगे, पर सब हमें इस आर्टिफैक्ट को स्टडी करना पड़ेगा, फिर तो हम बड़े इजीली डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को अचीव कर सकते हैं। फिर तो मैं हर रोज नई शादी करूंगा। वहीं पर उसका बाप कह रहा था कि अब सभी 9 फैक्शंस हमारे कंट्रोल में आएंगे, इमॉर्टल अलायंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मगर इतने में उस बंदे के मुंह में तलवार घुसाकर उसे मार दिया गया। बली कूल अटैक किया था युआन ने। यंग मास्टर तो ये सब देखकर ही पैनिक हो गया। साथ ही युआन उस आर्टिफैक्ट पर भी कब्जा कर लिया था। जुडे को बंदा युआन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर युआन ने उसे भी घायल करके नीचे पटक दिया और अब युआन उस आर्टिफैक्ट को पिघलाकर उसे अपने हाथ पर सेट कर लेता है। जुडे को बंदा उससे कहने लगा कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि इस आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कैसे करना है, तुम आखिर हो कौन? तो युआन उसे खत्म करके जवाब देता है कि मैं इस आर्टिफैक्ट का मास्टर हूँ। जिसके बाद हमें युआन का टाइशुन टावर दिखाया गया जहाँ पर दूसरे फैक्शन के एक मास्टर पहुँच चुकी थी। वेल इस बंदी का नाम है जियू और ये जे शेनसेक की मास्टर है। यहाँ पर जे शेनसेक की डिसाइपल वांगी अपने मास्टर से कहने लगी कि टाइशुन टावर काफी ज्यादा ब्रूटल है, इन्होंने तो हमारी पहले लीडर को भी मार दिया था, तो फिर आप हमारी सेंटेस की शादी वहाँ की बंदे से क्यों करना चाहती हो? जिस पर मास्टर जियू जवाब देते हुए बताने लगी कि 9 इमॉर्टल अलायंस के लोग हमारे जे शेन फैक्शन की स्पिरिचुअल जेर को हासिल करना चाहती हैं, तो हमें भी कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी। एक तो कोशिश करो या फिर बिना कुछ करे ही मारी जाओ। इसलिए तो मैंने सारा प्लान बनाया। इस
ताइशुआन टावर के पास डीमन टेमिंग बेल आर्टिफैक्ट है। अगर वो हमें मिल गया तो हमारे पास सर्वाइवल का एक मौका होगा। जिस पर वांगी कह रही थी कि हमारी शावी काफी ज्यादा प्यारी है, तो फिर आप उसी ही बेली का बकरा क्यों बना रही हो? अगर वो उस जियांग युआन से शादी करेगी तो वो लोग उसे काफी ज्यादा बुली कर सकते, इसलिए प्लीज मुझे मौका दीजिए। शावी की बजाय मैं खुद उसी युआन के साथ शादी करूंगी। जिस पर मास्टर जी कहने लगी कि तुम तो किसी भी बात को हाइड नहीं रख सकती, मगर हमारी शावी काफी ज्यादा स्मार्ट है, वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कवर रख पाएगी। अभी इसी यही पर कट होकर हमें ताइशुआन टावर का स्टोन पिलर दिखाया गया, जहाँ पर ताइशुआन टावर का मास्टर बता रहा था कि जब मैंने हमारे फैक्शन को एस्टेब्लिश किया था तब मैंने सबसे पहला इस मॉन्यूमेंट को स्थापित किया। ये मॉन्यूमेंट हमारे इतनी सालों की तरक्की का विटनेस है। और इतने में युआन वहाँ पर पहुँच गया। वो मास्टर वान से कह रहा था कि ये रहे होंगलान के मेन लोगों के कटे हुए सिर। अब मेरा काम तो पूरा हो गया, इसलिए मैं छुट्टी पर जाने वाला हूँ। और आज जब मुझे बाहर बोर होने लगा मैं दोबारा से वापिस आ जाऊंगा। और अब युआन वहाँ से जाने लगता है। मदर तभी मास्टर वांग उससे पूछते कि क्या तुम गुरुदे आज कौन सा दिन है? हमारा ताइशुआन टावर 9 इमॉर्टल अलायंस को ज्वाइन करेगा या नहीं, या आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। जूसन थी साथ ही युआन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि भला इसका मेरे साथ क्या लेना देना। मैं जानता हूँ आप जूशन से के डीमन सप्रेसिंग बेल पर कब्जा करना चाहती हूँ, तो ठीक है, उसे हम डायरेक्टली छीन लेंगे। मैं तो उस पूरे की पूरे जूशन से को वाइप आउट करने में जरा भी हेजिटेट नहीं करूंगा। तो फिर बेवजह नकली शादी करने का क्या मकसद है? बस एक आर्टिफैक्ट के लिए आप चाहते हो कि मैं उस जूशन से की सेंटेज शाओई से शादी कर लूं? इतनी बड़ी कुर्बानी भला मैं क्यों दूंगा? जिस पर मास्टर वांग की बेटी रुआन कहने लगी कि फादर युआन बिल्कुल ठीक कह रहा, हम उनके पूरे क्लैन को ही वाइप आउट कर देंगे। इस तरह से मैं भी उनके ढेर सारे डिसाइपल्स को अपने पपेट में बदल सकती हूँ। वही पर मास्टर वांग का बेटा शाओ कहने लगा कि फादर क्यों ना जियांग युआन के बदले में ही दूल्हा बन जाऊं, मैं ऐसी चीजों में माहिर हूँ। हालांकि मास्टर वांग ने इन दोनों को अपना मुंह बंद रखने का हुक्म दिया। वो युआन को समझाने लगे कि तुम एक प्रेजर को हासिल करने के लिए पूरे की पूरे क्लैन को वाइप आउट नहीं कर सकते। वैसे भी जीशान सेक ने हाल ही में अपना पुराना लीडर खो दिया। 9 इमॉर्टल अलायंस में वो लोग जैसे तैसे अपनी जुदा को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ऐसे हालातों में तुम उन्हें मिटाना चाहते हो? जिस पर युआन कह रहा था कि मैं तो बस छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। तो मास्टर वांग उससे कहने लगे कि युआन 3 सालों पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। तुमसे कभी तुम्हारे पास या फिर ओरिजिन के बारे में सवाल नहीं पूछे। हम दोनों में एक डील हुई थी जिसके मुताबिक तुम मेरे लिए 10 मिशन को पूरा करोगे। एक बार वो काम पूरा हो जाए फिर तुम अपने रास्ते जाओगे और मैं अपने। जिस पर जियांग युआन कहने लगा कि हाँ, और मैंने 5 मिशन को ऑलरेडी कंप्लीट किया है। तो वांग उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहने लगे कि युआन जरा अपने दिल से पूछो कि क्या मैंने कभी भी तुम्हें तंग किया है? कभी मेरी बेटी ने भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है? तो युआन थोड़ा सा सोचने की बात कहने लगा कि आपकी बेटी रुआन हर बार मुझे पपेट में बदलकर अपना गुलाम बनाने की प्लानिंग बनाती रहती। अगर इस बात को नजरअंदाज किया जाए तो ना आपने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। जूसन कर वांग की चेहरे पर स्माइल आ गई। वो कहते मेरे बच्चे आज तुम दूल्हा तो जरूर बनोगी, मगर ज्यादा दिनों तक तुम्हें हस्बैंड का रोल प्ले करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो बस एक रात की बात है। आज तुम दूल्हा बनोगी और कल तो तुम विधवा हो जाओगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज रात सुहाग रात मनाने से पहले तुम अपनी नई नवेली दुल्हन शावी का काम तमाम कर दो। वही पर रुआन कहने लगी कि युआन बस ज्यादा ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल मत करना। उस शावी की बॉडी पूरी तरह से इंटैक्ट रखूं ताकि मैं उसका पपेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगी। सो फाइनली जियांग युआन भी शादी के लिए राजी हो गया। अब हमें ताइशुआन टावर का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन की जूशान से की सेंटेज शावी के साथ शादी की रस्में शुरू हो गई। हेवन एंड अर्थ को साक्षी मानकर ये दोनों भी पति पत्नी बन चुके थे और शादी होती साथ ही इन्हें इनकी चेम्बर में भी दिया गया। वेल यहाँ के रिवाजों के अकॉर्डिंग नो बेडिंग मीन्स नो वेडिंग। तो अब हमें इनके वेडिंग चेम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शावी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। उसे जैसे युआन के आने की आहट महसूस हुई वो काफी ज्यादा सहम जाती है। इधर फॉर्म इन दोनों से की मास्टर की बातचीत हो रही थी। सो दोस्तों दरअसल ये शादी एक ही शर्त पर की गई थी, जो की है आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करना। ये दोनों फैक्शंस एक दूसरे के आर्टिफैक्ट को चेक करना चाहती थी। तो मास्टर जू वान से कहने लगी कि चलिए शादी तो हो गई, दूल्हा दुल्हन अपने काम पर लग चुके होंगे, तो क्यों ना आप अपना वादा पूरा कीजिए। आपकी सिक्योरिटी मेंटेनिंग बेल हमें हैंड ओवर करिए ताकि हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। जिस पर वांग कहने लगे कि हम अपना आर्टिफैक्ट आपको तभी दिखाएंगे जब आप हमें आपकी डीमन सप्रेसिंग बेल दिखाओ। जिस पर मास्टर जू कहने लगे कि यहाँ पर आपके कई सारे लोग हैं, भला मैं इतनी सारे गैरों के सामने केयरलेस कैसे हो सकती हूँ। वही दूसरी तरफ युआन शावी के पास चला गया। शावी अपना घूंघट उठाने वाली थी कि तभी युआन
उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता, इससे तो मेरा काम मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, फिक्र मत करो, ये बस कुछ ही पलों की बात है, तुम्हें ज्यादा पेन नहीं होगी। बस एक बात याद रखना, अगले जन्म में कभी भी गलती से मेरा रास्ता मत काटियो। और अब यहाँ पर युआन उसे मारने वाला था कि तभी उस पर ही अटैक हो गया। बल उसकी दुल्हन शावी ने अपना डैगर उसमें उतार दिया। वो कह रही थी कि अब अगले जन्म में मुझे ढूंढने आ जाना, तभी जाकर तो तुम अपना रिवेंज ले पाओगी। जिसकी मैं शावी युआन की पर्स चेक करते हुए कहने लगी कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो। अफसोस की बात है कि तुम्हें मेरे हाथों मरना पड़ा। वैसे तो तुम्हारा ताइशुआन टावर उनके असासिन्स के लिए फेमस है, मगर तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि शिकारी ही शिकार बनेगा। पर अब तुम्हारी सेक्टी डीमन टेमिंग बेल हमारे हाथ लग जाए, फिर हमारे सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अब यहाँ पर वो अपने खंजर पर कोई लिक्विड लगा के उसे युआन की बॉडी में पियर्स करने वाली थी, मगर तभी अचानक से युआन दोबारा से जिंदा होकर उसे दबोच लेता है। वो अपनी नाइफ उसकी कमर पर लगाते हुए कह रहा था कि शायद सेंटेस को हमारी डीमन टेमिंग बेल पर कब्जा करना है, और इसी वजह से तो उसने शादी का ढोंग रचा। लगता है कि तुम अपने जी शेंसेक के साथ कुछ ज्यादा ही वफादार हो। जिस पर शावी कहने लगी कि मैंने तुम्हारी हार्ट मेरिडियन को शैटर किया था, तो फिर तुम दोबारा से जिंदा कैसे हो गए? और तभी युआन ने अपना नाइफ उसमें पियर्स कर दिया, जिसके चलते शावी की भी मौत हो जाती है। तो युआन उसकी पर्सेस चेक करते हुए कहने लगा कि तुम क्यूट थी, स्मार्ट थी और काफी ज्यादा शातिर भी। तुम्हारी असली जगह तो हमारी दिल में है। हम लोग तुम्हारे जैसे धोखेबाज और चालाक लोगों को एक बेहतरीन असासिन में बदल सकते। सो गाइस, युआन का ताइशुआन सेक्ट असल में असासिन का एक ग्रुप था। जो भी इनकी हिट लिस्ट में आया समझ लो उसकी मौत पक्की है। अब यहाँ पर युआन शावी का हेवनली रीमन ऑइंटमेंट चेक करने लगा। वो कहता है कि इसी महीने में ब्लड रेवन हॉल के 12 मैसेंजर ब्लड मिस्ट में गायब हो गए। मेरे ख्याल से तुमने इसी ऑइंटमेंट का यूज करके उन्हें मार गिराया होगा। और तभी शावी का खून अपने आप साफ होकर वो जिंदा हो गई। अब इससे तो युआन काफी ज्यादा हैरान था। यहाँ पर इन दोनों में दोबारा से मुकाबला शुरू हो गया। इसी दरमियान शावी उसे बता रही थी कि जब मैं ब्लड रेवन हॉल गई थी तब तक तो वो लोग ऑलरेडी मर चुके थे। साथ ही उनका गिल्डेड कॉफिन भी बिना किसी ट्रेस का वैनिश हो गया। ऐसा कहा जा रहा कि वो किसी शातिर चोर का काम था। मुझे तो लगा था कि तुम बस एक असासिन हो, मगर तुम तो मंजीव ही चोर भी निकले। बोले यहाँ पर शावी युआन पर पूरी तरह से भारी पड़ गई थी। वही दूसरी तरफ इन दोनों के मास्टर्स अभी भी अपने दिल पर ही अटके हुए थे। शाओ दूर से इन पर नजर रखे हुए था। वो कहने लगा कि आखिर ये लोग इतने शांत क्यों हैं? ओ, अब मैं समझ गया। मेरे ख्याल से युआन ने अभी तक शावी को खत्म नहीं किया। पहला तो वो अपना हनीमून मनाएगा और फिर विधवा हो जाएगा। उतने में युआन अपने फादर के पास पहुंच जाती है। वो कहने लगी कि ये जियो एक नंबर की जूटी है। ये अपनी सार डेमन सप्रेसिंग बेल लेकर ही नहीं आई, जो सुनकर मास्टर वांग जियो पर बरते। वो कह रहे थे कि जल्दी 9 अलायंस कंपटीशन होने वाला है, और तुम लोग तो बिल्कुल भी सिंसियरिटी नहीं दिखा रही। ये मत भूलो कि मेरी सपोर्ट के बिना तो तुम लोग 9 अलायंस कॉन्टेस्ट में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। जिस पर मास्टर जियो कहती कि तुम लोग तो एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा कि डीमन सप्रेसिंग बेल हमारी तरफ से दुल्हन के लिए तोहफा था? तो बताओ फिर तुम उसे हड़पना क्यों चाहती हो? जिस पर वांग कहते कि शायद तुम हमारे ताइशुआन टावर के खिलाफ ऑलरेडी प्लानिंग बना चुकी। जिस पर मास्टर जियो कह रही थी कि मत सोचो कि हमें तुमसे डर लगता। तुम्हारी डीमन टेमिंग बेल को हासिल करने की खातिर अगर हमारी शावी विधवा भी हो गई तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर वो डीमन टेमिंग बेल जाएगी तो हमारी जियो शियानसेक के पास। तो मास्टर वांग कह रहा था कि हाँ, अगर हमारी बहू शावी मारी भी गई तो हमें भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक बात याद रखो, हम तुम्हारी डीमन सप्रेसिंग बेल पर जरूर से कब्जा करेंगे। इधर बेल की बचती साथ ही शावी की घाव भर के दोबारा से जिंदा हो चुकी थी, और अब एक बार फिर से इनका मुकाबला शुरू हो गया। वैसे आमतौर पर शादी के बाद कुछ टाइम गुजर जाए फिर लड़ाइयाँ शुरू होती है, मगर मियां बीवी तो पहली रात एक दूसरे को कई बार मार चुके थे। और एक बार फिर से युआन ने अपनी दुल्हन की गर्दन मरोड़ कर उसे खत्म कर दिया। और तभी डीमन टेमिंग बेल आवाज करने लगी, जिसे सुनकर तो वांग और जियो की झगड़े और भी ज्यादा बढ़ गए थे। हालांकि इसकी असली वजह युआन को समझ आ जाती है। वो जान चुका था कि उनकी ये बेल शावी के साथ रिजोनेट कर रही, और तभी उसे इन दोनों के मास्टर्स की आवाजें आने लगी। वो अपने अपने डिसाइपल से पूछ रहे थे कि तुम्हें अपने साथी को मारने में इतनी देर क्यों लग रही है। इधर शावी दोबारा से रिजरेक्ट हो गई। वो युआन से कहती कि तुम्हारे पास हमारे सेक्टी सप्रेशन बेल अभी तक नहीं आई, और तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी इमॉर्टल होने की बात सबको पता चल जाए। तो युआन कहता है क्यों ना हम दोनों डिस्कस करके इस मसले को हल करें। जिस पर शावी बताने लगी कि हम दोनों तो वैसे भी शादीशुदा है, तो हमें साथ ही रहना पड़ेगा। झगड़े करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, तो भला आज की रात बर्बाद क्यों करे। जो सुनकर युआन के चेहरे पर स्माइल
लग गई। इधर वांग और जीव हनीमून चैम्बर में पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो काफी सारी तोड़फोड़ मची है, मगर इनके डिसाइपल्स वहाँ पर मौजूद नहीं थे। जुड़े कि इन दोनों ने एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर दी। दोनों भी एक ही बात बोल रहे थे कि मेरे डिसाइपल को हर्ट करने की तुम्हारी जरूरत कैसी हुई। और इतने में युवान अपने बेड पर लगी हुई पर्दे से अपना मुंह बाहर निकाल लेता है। वो कह रहा था, मास्टर तो मेरी सुहागरात है ना, तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? वांग तो उसे जिंदा देखकर ही खुश हो गए। तुमने तो बाजी मार ही ली। और फिर उदास होते हुए कहने लगे कि मास्टर जी, मुझे आपके डिसाइपल के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा। वो बेचारी तो बड़ी जवानी में ही चल बसी, मगर कोई बात नहीं, हमारा युवान उसकी कॉफिन खुद आपकी सेक तक पहुंचा देगा। बस उसके बाद से वापिस आते वक्त अपनी डीमन सप्रेशन बेल उसके हवाले कर देना। उतने में शावी भी अपने मुंडे बाहर निकालते हुए पूछने लगी, किसी ने रब किसे वापिस भेजना चाहते हूँ? मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। मास्टर वांग भी उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा चौंक गए। वेल शावी फिलहाल अपने नाइट गाउन में थी, जो देखते साथ ही मास्टर जी उसे गुस्से में डांटने लगी। वो कह रही थी कि बता तुम्हारे कपड़े कहाँ पर हैं? जो सुनते साथ ही शावी ने शर्माती हुई पर्दा क्लोज कर दिया। वहीं पर युवान कहने लगा कि देखो अब काफी रात हो चुकी है और हम दोनों को ढेर सारे इम्पोर्टेंट कामों को अंजाम देना है, इसलिए आप लोग यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तो आपको वो सब देखना पड़ेगा जो देखना आपको पसंद नहीं आने वाला। और फिर उसने इन दोनों मास्टर को ऐसे बता दिया। मास्टर जी हिजिटेट होती हुई कहने लगी कि बच्चे तो बड़े ही बदतमीज निकले, इन्होंने सारी हदें पार कर दी। जिस पर वांग भी एग्री होती हुई कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, इन दोनों ने तो सारी हदें पार कर दी। मेरे ख्याल से इन दोनों को प्यार हो गया। खैर अब हमने भी कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं, क्यों ना एक एक जाम और हो जाए। जिसके बाद दोनों झगड़े छोड़कर सीधे शराब पीने रवाना हो गए। वहीं पर रुआन कह रही थी कि इस कमबख्त युवान ने तो मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे लगा था कि पहली बार मुझे कुंवारी पपेट मिलेगी, मगर इस कमीने से तो जरा भी सबर नहीं हुआ। वही दूसरी तरफ युवान शावी से कहने लगा कि तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। तुम्हारे पास एक ऐसी बॉडी है जिसे ना मारा जाता और ना ही हर्ट किया जाता। मुझे तो लगा था कि डीमंस इस दुनिया से वाइप आउट हो गए, मगर तुम तो अभी भी जिंदा हो। जिस पर शावी कहने लगी कि हाँ मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोच रही हूँ कि आखिर तुम हो कौन। अब अगली सुबह जैसी शावी अपने मास्टर के पास गई, मास्टर जी ने उसे डांटना शुरू कर दिया। उससे पूछ रही थी कि बताओ तुमने उस युवान को खत्म क्यों नहीं किया? तो शावी रोने का नाटक करते हुए बताने लगी कि मैंने तो उसे मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर मैं उसे हरा ही नहीं पाई। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो शायद मैं आपसे दोबारा कभी मिल नहीं पाती। तो मास्टर जी को भी उसकी झूठी मोटी कहानी पर यकीन हो गया। वो कहते कि जाने दो, जो हो गया सो हो गया, अब मैं तुम्हारी खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं ला सकती, मगर अब हमें आगे की प्लानिंग केयरफुली करनी पड़ेगी। वही दूसरी तरफ मास्टर वांग भी युवान पर चिल्ला रही थी। वो कहता है कि मैंने तुम्हें उस बंदी को मारने भेजा था, मगर बिस्तर पर जाते साथ ही तुम अपने मिशन को भूल गए। आखिर तुम्हारे अंदर जवानी का इतना जोश कहाँ से आ गया? साथ ही रुआन भी कहने लगी कि तुम्हारी वजह से अब मुझे कुंवारी पपेट नहीं मिलने वाली, तुमने मेरा भी नुकसान कर दिया। और जले पर नमक रगड़ने के लिए शाह बताता है कि युवान उस बंदी को मारने में फेल हो गया, यानी कि उसका ये मिशन पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। तो क्यों ना रूल्स के अकॉर्डिंग इसे पनिश किया जाए। इधर शावी करुणा दोना देख उसकी मास्टर कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी 3 दिनों बाद युवान तुम्हें हमारे सेक्ट वापिस लाने वाला है। रास्ते में उसे किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हमारे पास उसे खत्म करने के कई सारे मौके होंगे। इधर युवान फनी अंदाज में शाओ के नाक पर तलवार पटकते हुए कह रहा था कि तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। उस लड़की के पास डीमन सप्रेसिंग बेल है ही नहीं, तो फिर उसे खत्म करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। वैसे भी 3 दिनों बाद मैं उसे उसकी माँ के जीशवान सेक्ट ले जाने वाला हूँ। उस वक्त हम डीमन सप्रेसिंग बेल हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों इन दोनों सेक्ट के पास 2 डिमोनिक बेल्स हैं जो कल्टिवेशन को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकती, और इन्हीं ट्रेजर के लालच में आकर इन दोनों की शादी कराई गई थी, क्योंकि ये बेल्स दोनों सेक्ट के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब इसी में ही प्रकट होकर हमें गोल्डन ड्रैगन दिखाया गया जो कि आसमान में सोर कर रहा था। उन्हीं जंगलों में हम एक बुजुर्ग को देख पाते हैं जिनकी ग्रैंड डॉटर पूछ रही थी कि आखिरी इमॉर्टल अलायंस है क्या चीज। तो इंद्र बताते हैं कि कई सौ सालों पहले हेवनली राउंड के स्पिरिचुअल मॉन्स्टर्स और डीमंस यहाँ पर आकर गिर गए थे। उन्होंने हमारी स्मार्टर राउंड में तबाही मचा दी और उस वक्त इमॉर्टल राउंड ने यहाँ आकर उन्हें हरा दिया। यहाँ पर एक ग्रेट बैटल हुई थी। जब वो बैटल खत्म हुई तब हमारी इमॉर्टल राउंड में जितनी भी पावरफुल सेक्ट थे उन्होंने कई सारे अलायंसेस को फॉर्म कर लिया, और ये 9 इमॉर्टल अलायंस भी
उन्हीं में से एक है। उतने में ही न्यू बोर्डन ड्रैगन वहाँ पर नजर आया, जिसे देख वेल्डर कह रहे थे कि ये तो अपर 3 सेक्ट का ड्रैगन कमांड टोकन है। ये अपर 3 सेक्ट 9 इमॉर्टल अलायंस के ट्रू लीडर्स माने जाते, यानी कि इमॉर्टल अलायंस में पहले 9 सेक्ट शामिल थे, मगर असली अथॉरिटी तो इन 3 सेक्ट के ही पास है। और अब हमें 9 इमॉर्टल अलायंस का स्काई हाई जेट प्लेटफॉर्म दिखाया गया। यहाँ पर भी टाइशोन टावर और जी शेंसिक ने ऑप्टेन किए हुए डीमन सप्रेसिंग बेल और डीमन टेमिंग बेल का ही डिस्कशन चल रहा था। वो लोग कहते कि इन दोनों सेक्ट को 2 पावरफुल ट्रेजर्स हासिल हुए थे, मगर उन्होंने उसे हैंड ओवर करने से मना कर दिया और अब उनकी वजह से दूसरे सेक्ट भी काफी ज्यादा रेस्टलेस हो रहे। तभी एक और एंडर कहने लगा कि शायद अब उन दोनों सेक्ट को याद दिलाने का वक्त आ चुका है कि यहाँ का इंचार्ज है कौन। एक बार मेरा विलियम सेक्ट एक्शन लेने पर उतर आए तो 3 दिनों के अंदर ही उनका हर एक ट्रेजर हमारे कब्जे में होगा। सो दोस्तों, यहाँ पर हमें 3 स्टैचूज दिखाए गए जो कि अलग अलग 3 फैक्शंस को रिप्रेजेंट करते थे। एक तो है मास्टर चेन जो कि विलियम सेक्ट का लीडर था, दूसरा है मास्टर टियान वाइडाओ जो कि टियानी सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरी है मास्टर जीलियो जो कि जीशाओ सेक्ट की मास्टर थी। अब इन तीनों का डिस्कशन चल ही रहा था कि उतने में ही गोल्डन ड्रैगन वहाँ पर पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि अगर तुम लोग उस ट्रेजर्स को हासिल करने की कोशिश करो तो फिर ये ट्रेजर की बात बिल्कुल भी सीक्रेट नहीं रहने वाली, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल जाएगा। भले गोल्डन ड्रैगन इनका चीफ है। जीलियो से कह रही थी कि बॉस हम जितना ज्यादा इंतजार करेंगे उतना ही ज्यादा रिस्क बढ़ेगी, फिर तो हो सकता है कि वो लोग उस ट्रेजर की मिस्ट्रीज को अनलॉक करके उसको कंट्रोल करना भी सीख जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम चाहकर भी उन ट्रेजर्स को हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस पर चीफ कहने लगा कि वो ट्रेजर्स इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है कि आज तक हम भी उनकी मिस्ट्रीज को सुलझा नहीं पाए, तो भला वो ऑर्डिनरी को एक्टिविटीज क्या ही समझ लेंगे। खैर, मैंने तो ऑलरेडी जी1 सेक्ट पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। आज न कल वो अपनी डीमन सप्रेशन बेल हमारे हवाले कर ही देंगे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम शावी को देख पाते हैं जो कि युवान को अपनी प्यारी पतिदेव बोलते हुए उसके गले लग गई। भले दोनों फिलहाल टाइशोन टावर के इलाके में थे। हम देख पाते कि शावी की नाखून उसके गले पर लगे हुए हैं, और वही पर युवान ने भी अपना नाइफ उसके गले पर पॉइंट किया हुआ था। उससे पूछता है कि मेरी जान, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुमने तो अपने चेम्बर में ही रुकना चाहिए था। तो शावी उससे कहने लगी कि अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर इधर उधर टाइम पास कर रहे। खैर, क्यों ना आप मुझे टाइशोन टावर को शो करो, मैं इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, और वो भी आपकी पीठ पर सवार होकर। तो युवान उसकी शार्प नाखूनों को खुद के गले से दूर रखते हुए इसे अपनी पीठ पर उठा लेता है। इधर युवान को तो ये सब देख कर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो शावी से कह रही थी कि तू बस कुछ दिनों तक ही युवान के साथ मजे कर सकती, बाद में तो मैं तेरी जुबान खींच कर तुझे गुंगे पपेट में बदलने वाली हूँ। अब अगले सीन में हमें टाइशोन टावर की कुछ और असासिन दिखाए जाती हैं जिन्होंने एक परिंदे का शिकार कर लिया था। वेल, इस बंदे का नाम है वांगची, और ये चाहता था कि इमॉर्टल अलायंस को वो अपने हाथों से क्रश कर दे, मगर वो ये बात भी अच्छी से जानते कि ये काम मुश्किल होगा। और उतने में उन्हें शावी की आवाज आने लगी तो ये लोग फटाफट से चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। दरअसल युवान शावी को लेकर यहाँ पर पहुँच गया था। उसे बताता है कि ये है हमारा टियानजू पिक, यहाँ से तुम हमारे टाइशोन सेक्ट को देख सकती हो। इधर ये लोग कह रहे थे कि ये तो बस एक सियासती शादी है, चाहे इस सेंटेंस कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, ये हमारे युवान को फंसा नहीं सकती। इधर शावी उस बंजर वीरान जगह को देख कर कहने लगी कि वाह, ये तो बड़ी खूबसूरत पिक है, इतना हसीन नजारा तो मैंने आज तक नहीं देखा था। और तभी उसकी नजर पड़ी क्लिप पर, वो एकदम एज पर खड़ी थी, और इतने में युवान उससे कहने लगा कि जरा नीचे जाओगी तो और भी खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे। और इतना कहते साथ ही उसने शावी को क्लिप से नीचे धक्का दे दिया। वहीं पर शावी भी नीचे गिरते हुए उस क्लिफ पर अटैक कर देती है, जिसके चलते युवान भी नीचे गिरने लगा। यहाँ पर वो युवान के सीने पर लात मारते हुए कहने लगी कि इस खूबसूरत नजारे को मैं अकेले एंजॉय नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ युवान ने जैसे तैसे अपना बैलेंस बनाते हुए दोनों भी बड़े रोमांटिक अंदाज में ऊपर आ गए। जिसके बाद युवान शावी को मोल्टन रिवर के पास लेके आ गया। उसे बता रहा था कि ये रिवर अंडरग्राउंड लावा से बनी हुई है, जिस पर शावी कह रही थी कि लावा तो वाकई शानदार है, ऐसी लावा में किसी को दफनाना कितना ज्यादा परफेक्ट होगा। और फिर उसने युवान को सीधे उस लावा में पुश कर दिया। हालांकि युवान उस लावा को अपनी तलवार से पियर्स करते हुए स्प्रेड करने लगा। वो कह रहा था कि ये लावा तो आतिशबाजी के लिए भी परफेक्ट होगा। मली सब देख कर टाइशोन सेक्ट के असासिन कहने लगे कि दोनों तो बड़े ही रोमांटिक हैं। जिसके बाद युवान
युवान शावी को अगले लोकेशन पर ले जाता है जिसे नो रिटर्न वैली द गेट ऑफ हेल्स कहा जाता था। वो कहता है कि इसमें दाखिल होना आसान है मगर बाहर निकलना उतना ही ज्यादा मुश्किल, जिस पर शावी कहने लगी कि जगह तो काफी ज्यादा वीरान है, यहाँ पर लवर्स सीक्रेटली मिल सकते हैं। वेल बाकी के असासिन भी चुपके से इन दोनों को फॉलो कर रहे थे। लियाम कहने लगा कि शायद हमारे युवान को वाकई इस बंदी से प्यार हो गया, इसलिए तो वो हमारा सीक्रेट लोकेशन भी इसे शो कर रहा है। उतने में ही एक फ्लाइंग सोर्डिंग का रास्ता रोक देती है। वेल रुआन यहाँ पर पहुंच चुकी थी। वो अपनी सोर्ड को रेज करते हुए बता रही थी कि ये हमारे टाइशॉन टावर का फॉरबिडन इलाका है, यहाँ पर आउटसाइडर्स नहीं आ सकती। जो सुनते साथ ही शावी अपनी जानी दुश्मन पति को प्यार दिखाते हुए बताने लगी कि मैं कोई आउटसाइडर थोड़ी हूँ, मैं तो युवान की बेबी हूँ। जिस पर रुआन कह रही थी कि अगर तुम अपनी जुबान काट कर मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम्हें इस फॉरबिडन ग्राउंड पर जाने दूंगी। तो शावी युवान के पास शिकायत लगाती हुई कहने लगी कि हस्बैंड देखो तो ये बंदी कितनी ज्यादा डरावनी बातें कर रही। तो युवान से कहता है कि चलो हमने यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए, आज के लिए इतना टूर काफी हो गया। दरअसल शावी को फॉरबिडन ग्राउंड पर इसलिए नहीं ले जाना चाहता क्योंकि वहाँ पर डीमन टेमिंग बेल थी और शावी उसी ट्रेजर पर कब्जा करना चाहती है। अब अपनी चैम्बर में वापस आने के बाद शावी कहने लगी कि तुमने मुझे टाइशॉन टावर का टूर दिया तो मैं भी बदले में तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये हैकिंग सेक्ट, मैंने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की थी और मुझे पता चला कि हाल ही में इनकी पावर काफी तेजी के साथ ग्रो होने लगी है। ऐसा लगता है कि इनके हाथ भी कोई स्पेशल ट्रेजर लगा होगा। ये वैसा ही ट्रेजर है जैसा कि होंग फैमिली के पास था और मैं ये बात अच्छी सी जानती हूँ कि मेरे प्यारे हस्बैंड ने होंग फैमिली के साथ क्या किया था। जो सुनती साथ ही युवान कहने लगा कि ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया। अब वो तुरंत ही वहाँ से किंग शेसेक की तरफ निकल पड़ा। उसे जाता हुआ देख शावी कहती कि हस्बैंड आप तो बड़े ही बेरहम हो, भला कौन अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे अकेले छोड़ता, क्या आपको डर नहीं लगता कि यहाँ पर मेरी जान को खतरा होगा। जिस पर युवान कह रहा था कि तुम्हारी जान तो तभी जा सकती है जब तुम खुद होकर उड़ते हुए तीर ले लो। अब वो हंसी जाने से पहले युवान ने रुआन को इशारा कर दिया था। रुआन 20 शाली की चैम्बर में पहुंच गई। शाली उससे कहने लगी कि जब से मैं यहाँ आई हूँ तभी से मुझे ऐसा फील हो रहा कि मेरे पति देव से ज्यादा तो तुम ही मुझे पसंद करती हो। तो रुआन उसे बड़े प्यार से बताने लगी कि मुझे तो तुम्हारी बॉडी ही पसंद है, अगर तुम मर जाओ तो इस बॉडी का मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगी। मुझे जिंदा लोग अच्छे नहीं लगते क्योंकि जिंदा लोग हमेशा खतरनाक साबित हो सकते। जब मैं छोटी थी उसी वक्त मेरी पूरी फैमिली का कत्ल किया गया, सिर्फ मैं ही सरवाइव कर पाई और वो भी इस वजह से क्योंकि मैं लाशों के ढेर के नीचे छुप गई थी। जिस पर शावी कहने लगी कि शायद इसी वजह से तुम्हारा भाई मुझे मारकर तुम्हारे लिए एक पपेट बनाना चाहता है ताकि वो तुम्हारी हिफाजत कर सके। तो रुआना से बताने लगी कि अरे उसने तो पहले ही मुझे इजाजत दी है कि जब यू मारा जाएगा उसकी बॉडी मुझे मिलेगी, फिर मैं उसका भी यूज करके काफी अच्छा पपेट बना सकती हूँ। जिस पर शावी कहने लगी कि अरे वाह तुम्हारा भाई तो कुछ ज्यादा ही रहमदिल है। बल यहाँ पर शावी ने एक बड़ा ही अजीब सा एसेंस जला दिया था जो धीरे धीरे करके रुआन पर असर दिखाना शुरू कर देता है और अब शावी ने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिए। वो कह रही थी कि क्या तुम्हारा टावर सेफ है। जिस पर रुआन कहने लगी कि हमारी केव में ढेर सारे ट्रैप सेटअप किए गए हैं, इनफैक्ट तुम्हारी मास्टर ज्यू भी यहाँ आकर हमारी डीमन टेमिंग बेल को चुरा नहीं सकती। तो शावी उसे उन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में पूछने लगी जो कि उस ट्रेजर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो रुआन ने उसे नशे की हालत में बता दिया कि हमारी डीमन टेमिंग बेल के आसपास टोटल 20 फॉर्मेशन सेटअप है और फिर वही पर भी होश हो जाती है। अब 30 दिन यही प्रकट होकर हमें किंग शेसेक का नजारा दिखाया गया जहाँ के डिसाइपल्स आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे सिख लीडर्स और एल्डर्स एक साथ मिलकर ट्रेजर पर काम कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो जाए तो फिर हमारे किंग शेसेक को इमॉर्टल अलायंस तभी नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, इसलिए हमें अब काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा वरना हमारा भी हैशर होंग फैमिली जैसा हो जाएगा। उन्हें तो किसी असासिन ने कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया था। वेल ये लोग उसी होंग फैमिली का जिक्र कर रहे थे जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। उन्हें मारा था युवान ने और अब वो यहाँ पर भी पहुंच चुका है। अब इसी यही प्रकट होकर हमें युवान का टाइशॉन टावर दिखाया गया। यहाँ के अंडरग्राउंड केव में कियांजी नाम की मोस्ट वांटेड चोर पहुंच गई थी। उसने 20 वहाँ लगी हुई ट्रैप्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। वेल ये बंदी डीमन टेमिंग बेल पर कब्जा करने आई थी।
उसने बड़ी कुल अंदाज में वहाँ मौजूद ट्रूइसेंस की स्ट्रिंग्स को आसानी से डच कर दिया, मगर थोड़ा आगे जाते साथ ही उसे फील हुआ यहाँ पर तो कोई पॉइजन फैला था। इतना ही नहीं, एक हिडन फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल शाओ ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद था। वो कहने लगा कि भले हमारे तरीके थोड़े से आउटडेटेड हैं, मगर इनमें कामयाबी 100% मिलेगी। तुमने जब यहाँ पर पाव रखा था उसी वक्त तुम पॉइजन की चपेट में आ गई। तुम तो काफी ज्यादा मशहूर चोर थी ना, मगर ये किसने सोचा होगा कि तुम हमारे टाइशॉन सेक्टे किलिंग फॉर्मेशन में ट्रैप होकर मारी जाओगी। और इतने में शाओ बीस बदल कर वहाँ पर पहुंच जाती है। वो शाओ से कहने लगी कि मास्टर वांग ने आपको मिलने बुलाया है, जिस पर शाओ कह रहा था कि जरूर से फादर के पास मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट मिशन होगा। और अब वहाँ से निकल पड़ा। मदर उसी वक्त तो पूछता है कि बताओ तुम यहाँ पर कैसे पहुँच पाई, यहाँ की फॉर्मेशन को तो कोई पार नहीं कर पाता। और फिर शाओ ने तुरंत उस पर अटैक कर दिया, जिसके बाद हमें किंग शा सेक्टर नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर सेक्ट लीडर लिन शुई अपने अंदर के साथ मिलकर एक सीक्रेट ट्रेजर को रिफाइन करने में लगा हुआ था। वो कहता है कि बस एक बार ही ट्रेजर रिफाइन हो जाए फिर तो 9 इमॉर्टल अलायंस भी हमें छू नहीं पाएगा। वेल इस प्रोसेस में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे, जिसके चलते इन सभी लोगों को पीछे हटना पड़ गया। और तभी वहाँ पर युआन की आवाज गूंजने लगी। वो कह रहा था कि उस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो जो तुम्हारे समझ के पड़े हैं। जो संति साथ ही लिन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए इस जगह पर अटैक कर देता है। वो युआन से कह रहा था कि अगर तुम्हें जरा भी दम है तो हमारे सामने आकर बात करो, जिस पर युआन कहने लगा कि बात तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ रही कि तुम्हारा किंग शा सेक्ट अब तबाही की कगार पर है। जो संति साथ इन सभी एल्डर्स ने अपनी पावर को कंबाइन करते हुए युआन के लोकेशन को ट्रेस कर लिया, जिसके चलते ये सभी लोग मिलकर युआन पर हमले करना शुरू कर देते हैं। वही दूसरी तरफ शाओ भी शाओई पर कई सारे स्लैशेस रिलीज करते हुए उसे पीछे की तरफ पुश करने लगा। वो कहने लगा कि तुम्हारे जैसे कमजोर कल्टिवेटर ने यहाँ आने की जरूरत दिखाई, ये तो बड़ी शर्म की बात है। और अब वो एक बार फिर से शाओई को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है, मगर तभी शाओई वहाँ पर किसी अजीब से एलिमेंट का यूज करके एक्सप्लोजन कर चुकी। वही दूसरी तरफ युआन किंग शा सेक्ट के सभी एल्डर्स पर भारी पड़ गया था। वो लोग कहते कि शायद ये बंदा इमॉर्टल अलायंस का पालतू कुत्ता होगा। वैसे तो युआन का इस अलायंस के साथ कोई लेना देना नहीं, मगर वो जानबूझकर इन्हें ये यकीन दिला रहा था कि हाँ वो अलायंस के लिए काम करता है। और अब देखते देखते इन सभी लोगों ने मिलकर युआन को जफर लिया। वो कह रहे कि तुम्हारी अलायंस ने ब्लड रेवन हॉल होंग फैमिली राज हमारे किंग शा सेक्ट पर भी अटैक कर दिया। तुम लोग बस दूसरों को बुली करके उनके ट्रेजर्स को छीनना चाहते हो। जिस पर युआन कह रहा था हाँ बिल्कुल ऐसे काम करने में तो हमारी अलायंस को काफी ज्यादा मजा आता। वही दूसरी तरफ शाओ और शाओई के दरमियान जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। उतने में ही शाओई टाइशॉन टावर के फॉर्मेशन का यूज करके उसे ट्रैप कर लेती है। जो देख शाओ कहने लगा कि शायद तुम हमारे टाइशॉन टावर के नए डिसाइपल हो, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने ये फॉर्मेशन सेटअप करना इतनी जल्दी कैसे सीख लिया। और उतने में शाओई ने फॉर्मेशन के जरिए उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। इधर किंग शा सेक्ट का सीक्रेट ट्रेजर पूरी तरह से रिफाइन हो चुका था, जो देख उनका लीडर खुश हो जाता है। और तभी युआन ने खुद को आजाद करते उस ट्रेजर पर छलांग लगा दी। युआन ने दूसरे सेक्ट के ट्रेजर पर कब्जा किया और वहीं पर उसी की बीवी युआन के सेक्ट का ही ट्रेजर चुराने में लगी हुई थी। अब जैसी शाओई ने उस बेल को हाथ लगाया उसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। साथ ही शाओई इस बेल की पावर्स को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि इसकी पावर तो पहले से ड्रेन आउट हो चुकी है। वही दूसरी तरफ युआन ने किंग शा सेक्ट के ट्रेजर पर कब्जा कर लिया, मगर उसी वक्त युआन को एलियन बैटलफील्ड के विजन्स नजर आने लगे, जहाँ पर हम मॉडर्न इराकी इक्विपमेंट्स को देख पाते हैं। इसमें से एक बंदा बुरी तरह से घायल था और तभी वहाँ पर उसका दोस्त उसे बचाने पहुंच जाता है। और गाइस मेरे ख्याल से घायल बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो युआन होगा। युआन का ओरिजिन क्या है और वो कहाँ से आया था ये तो किसी को भी पता नहीं। खैर यहाँ पर जो ट्रेजर से मिला था उसी की दोस्त का आर्मर था, इसलिए तुरंत ही समझ जाता है कि युआन के दोस्त को इन लोगों ने मार दिया होगा। इसलिए युआन गुस्से में काफी ज्यादा बौखला गया। वो बड़े ही तेजी के साथ एक मास्टर को एक्सप्लोर कर देता है। इधर शाओई पर शाओ ने स्नीक अटैक करते हुए उसे घायल कर दिया। उससे कहता है कि तुम्हें हमारे फॉर्मेशंस की जानकारी थी और तो और डीमन टेमिंग बेल की पावर्स का भी नॉलेज था। इसका मतलब तुम इमॉर्टल अलायंस की मेंबर हो। ये लो अभी से भी गलत फहमी हो गई। शाओ अपनी ही भाभी जान को पहचान नहीं पा रहा था, तो शाओई कहने लगी हाँ बिल्कुल मैं इमॉर्टल अलायंस की मेंबर हूँ। जो सुनते साथ ही शाओ उस पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया, मगर शाओई ने अपने ट्रेजर का इस्तेमाल करती हुई शाओ की आंखों में धूल झोंक दी। इधर युआन भी किंग शा सेक्ट के मास्टर की बॉडी में अपना आर्मर वाला हाथ पियर्स करते हुए उसे खत्म कर चुका। उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे दोस्त को मार दिया था ना, तो अब तुम्हारा एक पूरा की पूरा किंग शा सेक्ट मेरे
मेरे दोस्त को ज्वाइन करेगा और अब वहाँ पर तबाही मचना शुरू हो गई। किंग शेसेक की सभी डिसाइपल्स ने एक साथ युआन पर जंप लगा दी थी, मगर वो लोग युआन की तेज तलवार और स्पीयर को बेट नहीं कर पाती। उसने अपने सामने आने वाले हर एक बंदे को निस्तनाबूद कर दिया। सो गाइस, युआन एग्जैक्टली है कौन, ये तो उसका मास्टर वांग भी नहीं जानता था। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई दी, जहाँ पर युआन अपनी दुल्हन को लेकर उसकी मायके यानी कि जिऊ शेसेक की तरफ निकल चुका था। युआन उसे बताता है कि कल रात तुम्हारी डीमन टेमिंग बेल किसी ने चुराने की हिम्मत दिखाई थी, मगर बेल तो वहीं पर मौजूद है। जिस पर शावी जवाब देती हुई कहने लगी कि मेरा एक अलग ही प्लान था और इसी वजह से तो डिमोनिक बेल अभी भी वहीं पर है। तो युआन कह रहा था कि तुम्हें किस तरह से मारा जाए, मैं भी इसी की प्लानिंग बना रहा हूँ। तुम्हारे दिल को चीर दिया जाए, गले को स्लिट किया जाए या फिर आंखों को गर्मा गर्म सलीके का इस्तेमाल करके निकाला जाए। मैं कंफ्यूज हूँ कि इसमें से कौन सा तरीका यूज करके तुम्हारा काम खत्म करूँ। तो शावी उससे कहने लगी कि हेवन करे ऐसा जल्लाद पति और किसी को ना मिले। जिस पर युआन कह रहा था कि सफर पर निकले हमें 3 घंटे बीत गए और इतने से वक्त में मैंने तुम्हारी बॉडी से 29 बार किलिंग इंटेंट को महसूस किया है। तो मेरे ख्याल से जल्लाद मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुम बस अपने मायके आने तक का इंतजार कर रही हो। तुम्हारा मायका मेरे लिए एग्जीक्यूशन ग्राउंड होगा। तो शावी कहने लगती कि जी ऐसी बातें ना करो, मेरे मायके वाले लोग इतने भी बुरे नहीं जितने के आपके दोस्त हैं। उन्होंने तो अभी तक हमारे गैरेज पर लगभग 20 या 30 बार हमले किए हैं और एक बार फिर से उनकी गैरेज पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। बल ये काम किया था शाओ ने, वो तो अपनी भाभी जान को मारने के लिए काफी ज्यादा बेताब था। तभी युआन से कहने लगी कि तुम्हें इतनी ज्यादा एक्सप्लोजन करने की कोई जरूरत नहीं, वरना युआन भी उस चुड़ैल के साथ मारा जाएगा। लेकिन शाओ कहा उसके सुनने वाला था। वो एक्सप्लोजिव्स को रिलीज करते हुए कहने लगा कि मिशन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लाइफ एंड डेथ मैटर नहीं करती। और अब उस बंदे ने बड़े कुल अंदाज में एक्सप्लोजिव रिलीज करना शुरू कर दिया, जो देखकर युआन को गुस्सा आ रहा था। वो कहती कि अगर युआन को कुछ हो गया तो ऐसा ही एक्सप्लोजिव में तेरी तशरीफ पर फोड़ने वाली हूँ। जिस पर शाओ कह रहा था कि युआन शहीद भी हुआ तो कोई बात नहीं, बस वो शाओ ही मरनी चाहिए। वहीं पर शाओ और युआन साइड में खड़े होकर ही सारा तमाशा देख रहे थे। शाओ ही कहने लगी कि वैसे तो हमारे सेक्टर अलायंस बन चुके हैं, मगर ये अलायंस बस पेपर तक ही सीमित रहेगी। जिस पर युआन बता रहा था कि हमारे लिए तो मिशन ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे जिऊ शेसेक ने तुम्हें बचाने के लिए किसी को भी नहीं भेजा। तो शाओ कह रही थी कि हाँ वो लोग बोलते रहे थे, मगर मैंने ही मना कर दिया। उसी वक्त शाओ और युआन पर कोई सारे इंसेक्ट से अटैक हो गया। दरअसल ही हमला किया था शावी की दोस्त वांगी ने, यानी कि जैसे युआन के लोग शावी को मारना चाहते थे वैसे ही शावी के लोग युआन को मारना चाहते हैं। सो अब इन कीड़ों से परेशान होकर शाओ और युआन को ऐसे भागना पड़ गया। अब रात के समय युआन और शावी एक जगह पर रुक गए थे। जैसे ही शावी रिवर के पास गई तुरंत ही उस पर अटैक हो जाता है। शाओ और युआन उसे दुबा कर मारना चाहती थी और इधर युआन पर भी एक बड़े से बीस्ट के जरिए अटैक हो गया, यानी कि जब तक ये लोग अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते तब तक ये हमले बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले। शावी ने तो जैसे तैसे खुद को बचाते हुए पानी के ऊपर छलांग लगा दी। उसने सीधे राइनो पर ही लैंड किया था। वो कहती कि राइनो तो मेरी दोस्त वांगी का पेट था, फिर इसे किसने मारा होगा? बल इसे मारा था युआन ने। वो कहता है वाह क्या ही परफेक्ट टाइम पर इस राइनो ने मुझ पर हमला किया था। मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है और मैंने सुना था कि राइनो का मीट काफी ज्यादा डिलिशियस लगता। इधर वांगी काफी ज्यादा गुस्से में थी। उसने भी राइनो से युआन पर अटैक किया था और अब युआन उसी राइनो को रोस्ट करके खाने वाला है। उसने तो शावी को भी मीट ऑफर किया, मगर शावी उसे खाने से इनकार कर देती है। वो कह रही थी कि राइनो तो मेरी दोस्त वांगी का स्पिरिचुअल बीस्ट था, अब तुम इसे खा रहे हो ना, तो यूँ समझ लो कि ये तुम्हारा आखिरी खाना है। अब अगले दिन ये लोग एक टाउन में पहुँच गए, जहाँ पर वांगी करतब दिखाने के बहाने से युआन पर अटैक कर देती है, मगर युआन ने उसके इस हमले को भी फेल कर दिया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मास्टर जिऊ की चेम्बर का नजारा दिखाया गया। उसे पैगाम मिला था कि नाइन इमॉर्टल अलायंस की सभी ब्रांचेस शाओ की वेडिंग सेलिब्रेशन को अटेंड करने आने वाली हैं, यानी कि अब वो युआन को मार नहीं सकती। इसलिए उसने अपने परिंदे के जरिए ट्रेंटी पैगाम भेज दिया कि युआन को खत्म करने का प्लान पोस्टपोन कर दो, मगर तब काफी ज्यादा देर हो गई क्योंकि वांगी, शाओ और युआन ने मिलकर इन दोनों को खत्म करने के लिए ताइवान पर ही अटैक कर दिया, जहाँ पर ये लोग स्टे के लिए रुके हुए थे। हाँ ये बात और है कि धमाका भी इनका बार बात नहीं कर पाया। युआन शाओ इसे कहने
कहने लगा कि मेरे लोग तुम्हें मारना चाहते और तुम्हारे लोग मुझे। सच बताओ तो मैं इस खेल से पक चुका हूँ, तो क्यों ना जल्द से जल्द तुम्हारी जीव शैनसेक पहुँचा जाए। इस तरह से पूरी रात ट्रैवल करने के बाद ये लोग फाइनली शावी के मायके यानी कि जियो शैनसेक पहुँच चुके थे। वहाँ आते साथ ही युवान कह रहा था कि तुम्हारा घर मेरे दुश्मनों से भरा पड़ा होगा, जिस पर शावी कह रही थी पति देव आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस बात की तसल्ली करूंगी कि आप यहाँ से जिंदा वापस ना जा पाओ। अब हमें जियो शैनसेक का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर मास्टर जियो शैनसेक के मास्टर हुली पर काफी ज्यादा बर्दाई थी। वो कहने लगी कि तुम मेरे दामाद युवान को हाथ भी नहीं लगा सकते, जिस पर हुली कह रहा था कि युवान ताइशवानसेक का असासिन है, उसे मारना तो बनता ही है। अरे मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी पूरे की पूरे ताइशवान टावर को ही डिस्ट्रॉय कर दो। मगर वो कातिल तुम्हारा दामाद क्या बन गया, तुम तो दुश्मनों को ही प्रोटेक्ट करने लगी। उतने में शियून पवेलियन की मास्टर शुआंग हुली से कहने लगी कि होली भले जियो शैनसेक इमॉर्टल अलायंस में सबसे आखिरी नंबर पर आता, मगर ये लोग है तो राइचस, इसलिए आज यहाँ पर कोई हंगामा खड़ा मत करना। हम युवान को मारेंगे नहीं बल्कि उसका काफी अच्छे से स्वागत करेंगे। और उतने में उन्हें खबर मिली कि शावी अपने पतिदेव के साथ यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो ये सभी लोग मार्शल अरीना में उनके स्वागत के लिए जमा हो गए। युवान कह रहे तो वाह, यहाँ पर तो स्वागत की काफी अच्छी तैयारियां की है, जिस पर शावी कहने लगी कि ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें इससे भी शानदार दावत रखूंगी। तो युवान भी उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, भला इससे ज्यादा मैं अपनी प्यारी देवी से क्या ही उम्मीद रख सकता हूँ। और अब शावी अपनी मास्टर को ग्रीट करते हुए बताने लगी कि हम दोनों मियाँ बीवी अपनी रिस्पेक्ट को पेश करने आए हैं और आपने इतने अच्छे तरीके से हमारा स्वागत किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इतने में वहाँ पर आतिशबाजी होना शुरू हो गई, मगर युवान समझ जाता है कि ये कोई आतिशबाजी ना होकर फायरबॉल्स के हमले थे, जिन्होंने युवान पर अटैक करना शुरू कर दिए। मगर युवान भी कुछ कम नहीं था, वो तुरंत ही शावी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो उसे अपने सामने शेर जैसे इस्तेमाल करते हुए कहने लगा कि मेरे जान तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारा ये बहादुर हस्बैंड तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तभी शावी उसे दूर पुश करते हुए कहने लगी कि मुझे महफूज रखने की कोई जरूरत नहीं, इस स्वागत तो आपके लिए था। मगर तभी युवान ने उसे पुल करके अपनी तरफ खींचते हुए तुरंत ही फायरबॉल की आग में फेंक दिया, जिसके चलते शावी को मजबूर होकर उन सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। अब युवान वहाँ बैठे हुए लोगों से कहने लगा कि बेरतम करने का ये तरीका तो बहुत ही ज्यादा फायरी और जुनून से भरा हुआ था। तो होली उससे कहता है कि प्लीज हमें गलत मत समझना, हम तो बस सेंटेस की शादी को धूम धड़ाके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हमने तो तोहफे के तौर पर तुम्हारे लिए ट्रायल भी ऑर्गेनाइज की है। ये फायरबॉल उसी ट्रायल का पहला पड़ाव था, जिसे तुम मियाँ बीवी ने एक साथ खड़े रहकर पार कर लिया। तो युवान कहने लगा कि ऑफ कोर्स हम साथ ही रहेंगे, अब तो हम जन्म जन्म के साथी बन चुके, और इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि आपकी हर एक ट्रायल को मैं अपनी जान जिगर के साथ ही फेस करूंगा। मगर युवान ने देखा कि उसकी जान जिगर तो अरीना से भाग चुकी है। वो कह रही थी मेरी जान ये वाली ट्रायल तो काफी ज्यादा मामूली है, इसलिए मैं आपके रास्ते में नहीं आना चाहती, मैं यहीं पर रुक के आपके आने का इंतजार करूंगी। और इतने में एक बंदा युवान पर अटैक करने के लिए उतर गया। मास्टर शंग बता रही थी कि ये है हमारी ट्रायल, इसे हमने सोर्ट टेस्टिंग फॉर लव ये नाम दिया, तुम्हारी मोहब्बत कितनी गहरी है ये इस ट्रायल से पता चलेगा। इधर युवान का अपहरण उससे कहने लगा कि हमने तुम्हारे ताइशवान टावर की काफी सारे चर्चे सुनी है, अब पता चलेगा कि तुम वाकई पावरफुल हो या फिर बस अपने सेक की रेपुटेशन का फायदा उठाती। जिसके बाद वो बंदा एक फ्लूट को प्ले करने लगा, उसके सकरती साथ ही वहाँ पर कई सारी पेटर्स गिरने लगती है, और फिर अचानक से वो सारी पेटर्स ब्लेड जैसी शार्प बनकर युवान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी। मगर युवान ने सीधे उस बंदे के मुंह पर अपनी पावर का एक जोरदार ब्लो हिट कर दिया, जो देखते साथ ही युवान के तो होश ही उड़ गए। वो बंदा भी हैरान होते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम मेरे फ्लूट साउंड वेव टेक्निक को कैसे काउंटर कर पाए, जिस पर युवान उसका हाथ मरोड़ते हुए जवाब देता है कि ये तो किंगलिंग वैली की टेक्निक है, जिसे मैं काफी अच्छे से जानता था। इस किंगलिंग वैली को कुछ दिनों पहले ही डिस्ट्रॉय किया गया, मेरे ख्याल से ये सब तुम लोगों का ही काम होगा। भले ये बंदा शियून पवेलियन का डिसाइपल था, यानी कि मास्टर शियाम का जूनियर। जब ये बात सबको पता चली कि शियून पवेलियन ने एक दूसरे से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, तब सभी लोग उन पर तंज कसने लगे। युवान कह रहा था कि तुम लोगों ने 34 कल्टिवेटर्स का खात्मा किया था, तो तुम्हें कम से कम 34 चमाटे तो पड़नी चाहिए। और फिर क्या युवान ने उसे पनिश करना शुरू कर दिया। उसकी पिटाई लगाने के बाद वो अपनी एक ही लात में उस बंदे को उड़ा देता है। इधर होली कहने लगा कि जियो शैनसेक का दामाद तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। खैर ज़ैंग कुई अब इसके साथ अगला डील करेगा। जो सुनते साथ ही ज़ैंग कुई तुरंत ही मैदान में उतर जाता है। उसने तो आते साथ ही क्रिम्सन ब्लड बर्न टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए युवान पर हल्ला बोल दिया, मगर उसकी छलांग लगाते साथ ही युवान साइड में हट गया। वो ज़ैंग कुई के
एनर्जी को चेक करते हुए बताने लगा कि तुमने कोई सारी मासूमों को सैक्रिफाइस किया है और तब जाकर ये टेक्निक तुमसे मास्टर हो पाई, मगर अफसोस की बात है कि तुम इसका इस्तेमाल करके भी मुझे हरा नहीं पाओगे। जिस पर जैंग कुई खुद के बचाव में कहने लगा कि नहीं, मैंने तो किसी को नहीं मारा, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तो युआन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बताने लगा कि लिन हे टाउन और यू सिटी के कई सारे लोग मारे गए, उनकी लाशें तुम्हारे शियांग सेक के बैकयार्ड में दफन है, इसलिए ये मत बोला कि तुमने किसी का कत्ल नहीं किया। सही इसी तरह से युआन ने शियांग और होली इन दोनों को एक्सपोज कर दिया, मगर वो इतने पर ही नहीं रुकता। उसने तो गोल्डन ब्लेड सेक के लीडर वांग मिंग पर भी निशाना कसा कि कैसे इसने असैसिन हायर करके अपने ही लोगों को मारकर स्पिरिचुअल माइंड पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, वांग मिंग ने तो अपनी भाभी को जबरदस्ती अपनी कॉन्क्यूबाइन बना के रखा था। और फिर उसके बाद युआन ने एक्सपोज किया फेयू पवेलियन के मास्टर जाओ मियाओ को। युआन कह रहा था कि जाओ मियाओ ने अपने जूनियर के टैलेंट से जेलस होकर उसे पॉइजन दे के खत्म करवा दिया। वान शो मैंडो के लॉर्ड ने भी बैंडेज के साथ मिलकर कई सारे व्यापारियों को लूट लिया। मिली सारी बातें सुनकर वो लोग परेशान हो जाते हैं। जो देख शाओई कह रही थी कि अब तो ये नहीं रुकने वाला, ये तो सबकी ड्यूटी खोलेगा। इधर जैंग को उस पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था, मगर युआन ने उसका वेपन ब्रेक करते हुए इस पर एक जोरदार लात जड़ दी। वो कहता है कि तुम लोग हमारे ताइशोन से कोई बुल बुलाते हो, मगर तुम राइचस के नाम पर क्या गुल खिला रही थी, अभी सभी लोग जान चुके हैं। इतना कहते साथ ही उसने जैंग कुई की वेपन को ब्रेक करते हुए सारी कैट सोल्स को आजाद कर दिया। जो देखते साथ ही शियांग और होली उस पर अटैक करने उठ जाते हैं, मगर मास्टर जियो ने उन्हें वार्निंग दी कि अगर हमला करोगे तो उल्टा तुम्हें ही लेने के देने पड़ जाएंगे। तो वो लोग ट्रेंडी से वाइन पीने के लिए बुलाने लगे। साथ ही जियांग युआन का सही मायनों में स्वागत किया गया। एक सनीन लॉ को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो उसे दे दी गई थी। और इसी के साथ एपिसोड यही पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, जियांगान ने न सिर्फ अपने दुश्मनों को धूल चटाई, बल्कि उन सबके काले चिट्ठे भी सबके सामने खोल दिए। जो लोग खुद को शरीफ समझते थे, उनका असली चेहरा अब दुनिया के सामने है। अब सवाल ये है कि क्या जियांगान और उसकी एनिमी वाइफ के बीच की ये दुश्मनी कभी दोस्ती या प्यार में बदलेगी, और क्या वो कॉस्मिक वॉर को रूप पाएंगे? इसका जवाब हमें अगले पार्ट में मिलेगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा हीरो जियांगान कैसा लगा। ऐसे ही अमेजिंग एनिमे और मनहुआ एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखें।